नमस्कार साथियों, मैं हूं अंजू मैम और आपका स्वागत है अंजू एग्जाम अकेडमी में। अगर आपका लक्ष्य है बीपीएससी टीआरई 4, यूपीटीजीटी, पीजीटी, जीआईसी में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में शानदार स्कोर करना है तो आज का यह क्लास आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम लोग टॉप 30 प्रश्नों को देखेंगे जो PYQs, प्रीवियस टेंस और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पर आधारित हैं। मेरा चैलेंज है कि अगर आप 30 प्रश्नों में से 25 प्लस प्रश्न सही कर लेते हैं तो इस टॉपिक की तैयारी एग्जाम लेवल की मानी जाएगी। वीडियो को बीच में बिल्कुल मत छोड़िएगा और अंत में अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? भारत में मानव पूंजी यानी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, और यह एनसीईआरटी क्लास 11th बुक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक टॉपिक है जो चैप्टर नंबर 5 में दिया गया है। तो आज का ये रहा पहला प्रश्न। दोस्तों, प्रश्न में जाने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में खूब शेयर करिएगा ताकि जिसको जरूरत होगी इस वीडियो को उसके पास पहुंच जाए। बताइए आज का, चलिए हम लोग चलते हैं। आज का ये पहला प्रश्न है, मानव पूंजी से क्या अभिप्राय है? पहला प्रश्न है, मानव पूंजी से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए है केवल प्राकृतिक संसाधन, ऑप्शन बी है शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल प्रशिक्षण से विकसित मानव की उत्पादकता क्षमता, ऑप्शन सी है केवल मशीनें, ऑप्शन डी है केवल धन। बताइए कौन सा उत्तर सही होगा? प्रश्न नंबर 1, मानव पूंजी से क्या अभिप्राय है? मानव पूंजी क्या होती है? तो देखिए, मानव पूंजी का मतलब होता है मानव को शिक्षा से, स्वास्थ्य सेवाओं से, कौशल से, प्रशिक्षण से विकसित मानव की उत्पादक क्षमता का विकास करना ही मानव पूंजी कहलाता है। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? यदि व्यक्ति शिक्षित रहेगा, स्वस्थ रहेगा, कौशल से युक्त रहेगा, प्रशिक्षण रहेगा तो उसकी उत्पादकता शक्ति अधिक रहेगी। इसे ही मानव पूंजी कहा जाता है। यानी मानव पूंजी से तात्पर्य उन ज्ञान, कौशल, शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण से है जो व्यक्ति की उत्पादकता बढ़ाते हैं। और मानव पूंजी में निवेश से आय, रोजगार, आर्थिक विकास में वृद्धि होती है। प्रश्न नंबर 2 है, बताइए निम्नलिखित में से मानव पूंजी निर्माण में निवेश का कौन सा उदाहरण है? क्या ऑप्शन ए है, क्या नई फैक्ट्री का निर्माण करके मानव पूंजी निर्माण में निवेश किया जाता है, या नई सड़कें का निर्माण करके, या शिक्षा स्वास्थ्य पर व्यय करके, या मशीनें खरीद करके? बताइए प्रश्न नंबर 2 का उत्तर कौन सा सही होगा? तो देखिए, मानव पूंजी निर्माण में निवेश का जो उदाहरण है वह शिक्षा और स्वास्थ्य पर व्यय करके मानव पूंजी निर्माण में निवेश का उदाहरण माना जाएगा। जब किसी व्यक्ति को शिक्षित करने के लिए उस पर निवेश किया जाएगा, उसके स्वास्थ्य पर निवेश किया जाएगा, तो इसे ही मानव पूंजी निर्माण में निवेश कहा जाता है। ऑप्शन ए सही होगा। यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशिक्षण, कौशल पर किया गया व्यय मानव पूंजी निवेश कहलाता है, क्योंकि इससे व्यक्ति की कार्यक्षमता और उत्पादकता दोनों में वृद्धि होती है। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से मानव पूंजी निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? बताइए। शिक्षा, ऑप्शन ए है शिक्षा, ऑप्शन बी है आयात, ऑप्शन डी है विदेशी व्यापार, ऑप्शन डी है प्राकृतिक संसाधन। कौन सा उत्तर सही होगा? तो देखिए, मानव पूंजी निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत यह शिक्षा होगा। ऑप्शन ए है। यानी किसी व्यक्ति को ज्ञान, कौशल, निर्णय क्षमता, नवाचार की क्षमता को बढ़ाती है। यानी शिक्षा क्या करती है? व्यक्ति के ज्ञान को, कौशल को, निर्णय क्षमता और नवाचार की क्षमता को बढ़ाती है। इसलिए मानव पूंजी निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत किसे माना जाता है? शिक्षा को माना जाता है। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मानव पूंजी से संबंध में सही है? सही पूछा है। ऑप्शन यहाँ पे है, यह केवल भौतिक पूंजी का भाग है, यह व्यक्ति की उत्पादक क्षमता को बढ़ाता है, इसकी शिक्षा से कोई संबंध नहीं है। ऑप्शन डी है, यह केवल प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित है। कौन सा उत्तर सही है? बताइए। तो क्या होता है? यह व्यक्ति की उत्पादक क्षमता को बढ़ाता है। ऑप्शन बी सही है। यानी मानव पूंजी का उद्देश्य व्यक्ति की उत्पादक क्षमता, आय अर्जित करने की योग्यता और आर्थिक योगदान को बढ़ाना है। इसलिए शिक्षा, स्वास्थ्य को मानव पूंजी का आधार माना जाता है। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से मानव पूंजी निर्माण का प्रत्यक्ष लाभ नहीं है। बताइए। ऑप्शन ए है उत्पादकता में वृद्धि, ऑप्शन बी है आय में वृद्धि, बेरोजगारी में कमी, और ऑप्शन डी है प्राकृतिक संसाधनों में वृद्धि। कौन सा उत्तर सही होगा? बताइए। प्रश्न एक बार देख लीजिए और उसके बाद उत्तर यहाँ पे नहीं पूछा है।
तो प्राकृतिक संसाधनों में वृद्धि, ऑप्शन डी सही होगा। पूंजी निर्माण का प्रत्यक्ष लाभ नहीं है तो प्राकृतिक संसाधनों में वृद्धि, यानी ऑप्शन डी सही होगा। यानी मानव पूंजी निर्माण से उत्पादकता, आय, रोजगार और आर्थिक विकास में वृद्धि होती है, लेकिन इससे प्राकृतिक साधनों की मात्रा में नहीं बढ़ती है। प्रश्न नंबर 6 है, मानव पूंजी निर्माण का अर्थशास्त्र में सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है, बताइए। मानव पूंजी निर्माण का अर्थशास्त्र में सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है, बताइए। ऑप्शन ए है केवल जनसंख्या में वृद्धि, ऑप्शन बी है मानव संसाधन की गुणवत्ता में शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल के माध्यम से सुधार, ऑप्शन सी है केवल मशीनों का निर्माण, ऑप्शन डी है प्राकृतिक संसाधनों का विकास। प्रश्न नंबर 6, क्या होगा? मानव संसाधनों की गुणवत्ता में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कौशल के माध्यम से सुधार, ऑप्शन बी होगा। यानी जब मानव पूंजी का निर्माण का अर्थ केवल जनसंख्या बढ़ाना नहीं है, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशिक्षण और कौशल के माध्यम से मानव संसाधनों की गुणवत्ता बढ़ाना है। यही दीर्घकालीन आर्थिक विकास का आधार है। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किसी मानव पूंजी निर्माण में निवेश नहीं माना जाता है, नहीं पूछा है। व्यवसायिक प्रशिक्षण, टीकाकरण कार्यक्रम, नई मशीन खरीद, उच्च शिक्षा। प्रश्न नंबर 7, तो जो नई मशीन खरीद है यह मानव पूंजी निर्माण में निवेश नहीं है, जबकि व्यवसाय प्रशिक्षण ये भी है, टीकाकरण कार्यक्रम ये भी है, उच्च शिक्षा ये भी है। ऑप्शन यहाँ पे नहीं पूछा है तो ऑप्शन सी सही होगा। कौन सा? ऑप्शन सी सही होगा। यानी नई मशीन की खरीद भौतिक पूंजी में निवेश है, जबकि शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशिक्षण पर किया गया व्यय मानव पूंजी निवेश कहलाता है। प्रश्न नंबर 8 है, भारत में मानव पूंजी निर्माण के संदर्भ में ब्रेन ड्रोन का अर्थ क्या है? क्या पूछा है? ब्रेन ड्रोन। ऑप्शन ए है अशिक्षा में वृद्धि, ऑप्शन बी है प्रशिक्षण, कुशल व्यक्तियों का विदेश में पलायन, और ऑप्शन सी है ग्रामीण से शहरी पलायन, बेरोजगारी की संख्या में वृद्धि। बताइए कौन सा होगा? प्रश्न नंबर 8, ब्रेन ड्रेन का मतलब क्या होता है? तो ब्रेन ड्रेन का मतलब यही होगा कि प्रशिक्षित और कुशल व्यक्तियों का विदेशों में पलायन, इसी से संबंधित है। ये याद करिएगा, ब्रेन ड्रेन पूछ सकता है परीक्षा में। ऑप्शन बी सही होगा। यानी ब्रेन ड्रेन का अर्थ होता है कि उच्च शिक्षित, प्रशिक्षित, कुशल व्यक्तियों का बेहतर अवसरों के लिए विदेशों में बस जाना, इससे देश को मानव पूंजी की हानि होती है। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव पूंजी निर्माण का प्रमुख आर्थिक लाभ है? ऑप्शन ए है उत्पादकता में वृद्धि, ऑप्शन बी है प्राकृतिक संसाधनों में कमी, जनसंख्या में वृद्धि, ऑप्शन डी है आयात में वृद्धि। बताइए मानव पूंजी का प्रमुख आर्थिक लाभ है। तो वो है उत्पादकता में वृद्धि, ऑप्शन ए होगा। प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन ए होगा। यानी मानव पूंजी निर्माण से श्रमिकों की दक्षता बढ़ती है, जिससे उत्पादकता, आय, रोजगार, आर्थिक विकास में वृद्धि होती है। यही मानव पूंजी निवेश का सबसे बड़ा आर्थिक लाभ है। प्रश्न नंबर 10 है, प्रश्न को ध्यान से देखिए तब उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मानव पूंजी एवं भौतिक पूंजी के संबंध में सही है? बताइए। दोनों समान है। ऑप्शन बी है मानव पूंजी व्यक्ति में निहित होती है, जबकि भौतिक पूंजी मशीनों एवं उपकरणों में। ऑप्शन सी है मानव पूंजी खरीदी और बेची जा सकती है। ऑप्शन डी है भौतिक पूंजी का आर्थिक विकास में कोई योगदान नहीं रहता है। बताइए प्रश्न नंबर 10। तो देखिए मानव पूंजी और भौतिक पूंजी का सही संबंध ऑप्शन बी बता रहा है। यही बता रहा है कि मानव पूंजी व्यक्ति में निहित होती है, जबकि भौतिक पूंजी मशीनों और उपकरणों में संबंधित होती है। मानव पूंजी और भौतिक पूंजी में अंतर आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और मानव पूंजी किसे कहा जाता है ये भी समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो मैं यहाँ पे क्लियर कर दे रही हूँ। यानी मानव पूंजी व्यक्ति के ज्ञान, कौशल, स्वास्थ्य में निहित होता है, जबकि भौतिक पूंजी मशीनों, भवनों, उपकरणों के रूप में होता है। दोनों आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है, परंतु मानव पूंजी इनके कुशल उपयोग का आधार है। प्रश्न नंबर 11 है, मानव पूंजी निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण निर्धारक कौन है? बताइए। मानव पूंजी निर्माण यानी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का सबसे महत्वपूर्ण निर्धारक कौन है? यानी विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन? शिक्षा, ऑप्शन ए है शिक्षा, ऑप्शन बी है विदेशी सहायता, ऑप्शन सी है आयात, ऑप्शन डी है नेचुरल रिसोर्स। तो क्या होगा? मानव पूंजी निर्माण का सबसे प्रमुख निर्धारक वो है शिक्षा, यानी ऑप्शन ए सही होगा। शिक्षा जो है मानव पूंजी निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण निर्धारक है। यदि कोई दो व्यक्ति हैं, एक शिक्षित है और एक अशिक्षित है, तो जो शिक्षित व्यक्ति है उसमें अधिक उत्पादकता है, उसे अधिक आय मिलेगा, और जो अशिक्षित व्यक्ति है उसे उसमें कम उत्पादकता होगी और कम आय मिलेगा। तो इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। यानी शिक्षा मानव पूंजी निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण निर्धारक है।
शिक्षा व्यक्ति के ज्ञान, कौशल, निर्णय क्षमता, नवाचार को बढ़ाती है, जिससे उसकी उत्पादकता और आय में वृद्धि होती है। प्रश्न नंबर 12 है। प्रश्न को ध्यान से सुनिए। निम्नलिखित में से कौन सा मानव पूंजी निर्माण का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है? यहाँ पे क्या पूछा है? नहीं है। ऑप्शन ए है श्रम उत्पादकता में वृद्धि, ऑप्शन बी है आय स्तर में वृद्धि, ऑप्शन सी है आर्थिक विकास, ऑप्शन डी है प्राकृतिक संसाधनों में वृद्धि। प्रश्न नंबर 12। तो नहीं कौन सा है? प्राकृतिक संसाधनों की मात्रा में वृद्धि। और मानव पूंजी निर्माण का प्रत्यक्ष श्रम की उत्पादकता में वृद्धि, ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन यहाँ पे नहीं पूछा है, तो ऑप्शन डी सही होगा। यानी मानव पूंजी निर्माण से उत्पादकता, आय, रोजगार, आर्थिक विकास बढ़ता है, लेकिन इससे प्राकृतिक संसाधनों में कोई वृद्धि नहीं होती है। प्रश्न नंबर 13 है। ब्रेन ड्रेन का अर्थ क्या है? अभी ऊपर क्लियर किया गया है, बताइए। ब्रेन ड्रेन, ब्रेन गेन का अर्थ क्या है? अशिक्षा में वृद्धि, कुशल और शिक्षित व्यक्तियों का देश में आगमन या वापसी। ये ब्रेन गेन दिया है, वहां पे ब्रेन ड्रेन दिया था। कंसेप्ट को समझिए, वर्ड को। बेरोजगारी में वृद्धि, ऑप्शन डी है। जनसंख्या में कमी। बताइए ब्रेन गेन का अर्थ क्या होता है? प्रश्न नंबर 13। तो ब्रेन गेन का मतलब होता है कुशल और शिक्षित व्यक्तियों का देश में आगमन या वापसी। ऑप्शन बी सही होगा। और ब्रेन गेन का अर्थ होता है विदेश से कुशल और शिक्षित व्यक्तियों का अपने देश में वापस आना तथा अन्य देशों से प्रतिभाशाली लोगों का आगमन भी ब्रेन गेन के अंतर्गत आता है। इसमें तकनीकी अनुसंधान, आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है। प्रश्न नंबर 14 है। प्रश्न देख लीजिए, उसके बाद ऑप्शन दिखाती हूँ। भारत में मानव पूंजी निर्माण के संदर्भ में ऑन द जॉब ट्रेनिंग का उद्देश्य क्या है? ऑन द जॉब ट्रेनिंग का उद्देश्य क्या है? ये सब एनसीईआरटी का वर्ड है, ध्यान दीजिएगा। ब्रेन गेन, ब्रेन ड्रेन, जॉब ऑन द ट्रेनिंग, जॉब ऑन द जॉब ट्रेनिंग। इसका ऑप्शन देखिए। कर्मचारियों की कौशल एवं दक्षता में वृद्धि, कर्मचारियों की संख्या में कम करना, ऑप्शन सी है केवल वेतन बढ़ाना, ऑप्शन डी है उत्पादन बंद करना। बताइए क्या होगा? प्रश्न देखिए एक बार और। भारत में मानव पूंजी निर्माण के संदर्भ में ऑन द जॉब ट्रेनिंग का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन यहाँ पे देखिए, बताइए। तो क्या होगा? कर्मचारियों की संख्या कम। प्रश्न नंबर नहीं, ऑप्शन ए होगा कर्मचारियों की कौशल एवं दक्षता में वृद्धि। ऑप्शन ए सही होगा। आइए और क्लियर करते हैं। यानी ऑन द जॉब ट्रेनिंग में कर्मचारी कार्य करते हुए नए कौशल सीखते हैं, इससे उनकी कार्यकुशलता, उत्पादकता और आय अर्जित करने की क्षमता बढ़ती है। इसे ही ऑन द जॉब ट्रेनिंग कहा जाता है, यानी जॉब के साथ ही ट्रेनिंग, इसका अर्थ यह हुआ। प्रश्न नंबर 15 को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्या पूछा है? सही है। ऑप्शन ए है मानव पूंजी केवल शिक्षा से बनती है, ऑप्शन बी है मानव पूंजी में शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशिक्षण, अनुभव भी शामिल हैं, ऑप्शन सी है मानव पूंजी और भौतिक पूंजी समान है, ऑप्शन डी है मानव पूंजी का आर्थिक विकास में कोई संबंध नहीं है। बताइए कौन सा उत्तर सही है? प्रश्न नंबर 15 सही पूछा है। तो देखिए, मानव पूंजी केवल शिक्षा से बनती है, ये गलत है। मानव पूंजी और भौतिक पूंजी समान है, जी नहीं। मानव पूंजी मतलब व्यक्ति विशेष में निहित होता है, जबकि भौतिक पूंजी भवन, मशीन, ये सबसे संबंधित है। और ऑप्शन डी दिया है कि मानव पूंजी का आर्थिक विकास में कोई संबंध नहीं है, तो ये भी सही है। और यहाँ पे जो सही पूछा है कि मानव पूंजी में शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशिक्षण, अनुभव आदि शामिल होते हैं, तो जी बिल्कुल शामिल होते हैं। ऑप्शन बी सही होगा। यानी मानव पूंजी में केवल शिक्षा से नहीं बनती, इसमें क्या क्या चाहिए? व्यक्ति को शिक्षित भी होना चाहिए, स्वस्थ भी होना चाहिए ताकि उसकी उत्पादकता अधिक हो, उसके पास प्रशिक्षण भी होना चाहिए और कार्यकुशलता भी होना चाहिए, यानी अनुभव भी शामिल होता है। तो ऑप्शन बी सही होगा। यानी जब मानव पूंजी केवल शिक्षा तक सीमित नहीं होती है, इसकी व्याख्या है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशिक्षण, कार्य, अनुभव, कुशल और पोषण सभी शामिल होते हैं। यही तत्व किसी व्यक्ति की उत्पादक क्षमता को बढ़ाते हैं और देश में के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रश्न नंबर 6 है। प्रश्न नंबर 16 है। भारत में मानव पूंजी निर्माण के संदर्भ में शिक्षा व्यय को किस प्रकार का निवेश माना जाता है? उपभोग व्यय, मानव पूंजी में निवेश, अनुत्पादक व्यय या राजस्व हानि। बताइए मानव पूंजी निर्माण के संदर्भ में शिक्षा पर व्यय किस प्रकार का निवेश माना जाता है? तो वो मानव पूंजी निवेश मतलब इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल मतलब मानव पूंजी में निवेश के रूप में माना जाता है। ऑप्शन बी सही होगा। यानी जब शिक्षा पर व्यय किया जाएगा तो भविष्य में व्यक्ति की उत्पादकता, आय, रोजगार क्षमता बढ़ता है। इससे अर्थशास्त्र में इसे उपभोग नहीं बल्कि मानव पूंजी में निवेश माना जाता है। प्रश्न नंबर 17 है।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन मानव पूंजी और आर्थिक विकास के संबंध में सही है? बताइए, मानव पूंजी और आर्थिक विकास के संबंध में कौन सा कथन सही है? बताइएगा। ऑप्शन ए है मानव पूंजी का आर्थिक विकास में कोई संबंध नहीं है, और ऑप्शन बी है मानव पूंजी केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए आवश्यक है, मानव पूंजी उत्पादकता बढ़ाकर आर्थिक विकास को गति देती है, और ऑप्शन डी है मानव पूंजी केवल विकसित देशों के लिए महत्वपूर्ण है। बताइए, प्रश्न नंबर 17 का उत्तर कौन सा सही होगा? तो देखिए, जो मानव पूंजी और आर्थिक विकास के संबंध में जो कथन सही है वो है कि मानव पूंजी उत्पादकता बढ़ाकर आर्थिक विकास को गति देती है। ऑप्शन सी सही होगा। और ऑप्शन ए देखिए क्या दिया है, मानव पूंजी आर्थिक विकास में संबंध नहीं है, तो ये तो सरासर गलत है। ऑप्शन बी दिया है मानव पूंजी केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए आवश्यक है, ये भी गलत है। मानव पूंजी केवल विकसित देशों में महत्वपूर्ण है, ये भी गलत है। बस ऑप्शन केवल सी सही है। तो यहाँ पे सही पूछा है तो ऑप्शन सी सही होगा। यानी प्रशिक्षित स्वस्थ मानव संसाधन अधिक उत्पादन करते हैं, नई तकनीकी को अपनाते हैं, नवाचार को बढ़ावा देते हैं, इससे मानव पूंजी आर्थिक विकास का आधार मानी जाती है। प्रश्न नंबर 18 है, निम्नलिखित भारत में सर्व शिक्षा अभियान SSA का मुख्य उद्देश्य क्या था? बताइए। ऑप्शन ए है उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी है सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना, ऑप्शन सी है केवल तकनीकी शिक्षा देना, ऑप्शन डी है वयस्क शिक्षा को समाप्त करना। प्रश्न नंबर 18 का उत्तर बताइएगा। तो क्या है? सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना। ऑप्शन बी सही है। यानी जो सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य होता है 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना था इसका मुख्य उद्देश्य। यह मानव पूंजी निर्माण की प्रमुख योजनाओं में से एक थी। कभी कभी प्रश्न बन जाएगा कि सर्व शिक्षा अभियान जो है यह किस प्रकार की योजनाएं थी, तो यह मानव पूंजी निर्माण की प्रमुख योजनाओं में से एक थी। प्रश्न नंबर 19 है, निम्नलिखित में से मानव पूंजी निर्माण में बाधा है, कौन सा बाधा है? बताइए। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, कुपोषण का एवं निरक्षरता, ऑप्शन डी है कौशल विकास। तो देखिए, मानव पूंजी निर्माण में बाधा है वो कुपोषण एवं निरक्षरता है। गुणवत्ता शिक्षा ये निर्माण में बाधा नहीं है, प्रोत्साहन है। स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार ये भी है, जब स्वस्थ रहेगा कोई तभी मानव पूंजी निर्माण मतलब प्रोसेस में आएगा, आगे बढ़ेगा। और कौशल विकास भी मानव पूंजी निर्माण का एक भाग है, लेकिन जब व्यक्ति अशिक्षित रहेगा, कुपोषण रहेगा तो मानव पूंजी निर्माण नहीं होगा। ऑप्शन सी सही होगा। यहाँ पे बाधा पूछा है। प्रश्न नंबर 20 अर्थशास्त्र के अनुसार मानव पूंजी में निवेश का अंतिम उद्देश्य क्या है? क्या है? मानव पूंजी में निवेश का अंतिम उद्देश्य क्या है? केवल सरकारी व्यय बढ़ाना, उत्पादकता, आय, जीवन स्तर में सुधार करना, ऑप्शन सी देखिए जनसंख्या बढ़ाना या आयात बढ़ाना। बताइए क्या है? मानव पूंजी में निवेश का अंतिम उद्देश्य क्या है? क्या सरकारी व्यय बढ़ाना है केवल? जी नहीं। और जनसंख्या बढ़ाना है? जी नहीं। आयात बढ़ाना है? जी नहीं। जी, इसका मतलब है कि मानव पूंजी में निवेश का अंतिम उद्देश्य यही है कि उत्पादकता, आय और जीवन स्तर में सुधार करना। ऑप्शन बी होगा। यानी मानव पूंजी के निवेश का उद्देश्य केवल शिक्षित जनसंख्या तैयार करना नहीं, बल्कि उत्पादक, कुशल, स्वस्थ, आत्मनिर्भर मानव संसाधन तैयार करना है। इससे व्यक्ति की आय बढ़ती है, जीवन स्तर सुधरता है तथा देश की आर्थिक वृद्धि तेजी होती है। प्रश्न नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव पूंजी निर्माण का प्रत्यक्ष संकेतक माना जाता है? किसका? मानव पूंजी निर्माण का प्रत्यक्ष संकेतक किसे माना जाता है? साक्षरता दर को, विदेशी व्यापार को, राजकोषीय घाटा को या मुद्रास्फीति को? बताइए। प्रश्न नंबर 21। तो किसको? साक्षरता दर को। साक्षरता दर को मानव पूंजी निर्माण का प्रत्यक्ष संकेतक माना जाता है। और दोस्तों बताइए 21 प्रश्नों में से आप लोगों का कितना प्रश्न सही हुआ? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि आप चैनल पर नया हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। अब तक लाइक नहीं किए हैं तो जरूर लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा मानव पूंजी निर्माण का आर्थिक लाभ नहीं है? बताइए। मानव पूंजी निर्माण का आर्थिक लाभ कौन सा नहीं है? ऑप्शन है श्रम उत्पादकता में वृद्धि होती है मानव पूंजी निर्माण से, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है मानव पूंजी निर्माण से, या नवाचार अनुसंधान को बढ़ावा मिलता है। क्या मानव पूंजी निर्माण से प्राकृतिक संसाधनों में स्वतः वृद्धि होती है? बताइए। प्रश्न नंबर 22 का उत्तर कौन सा सही होगा? आर्थिक लाभ नहीं है। तो देखिए, मानव पूंजी निर्माण का आर्थिक लाभ नहीं है। तो देखिए, मानव पूंजी निर्माण होगा तो यहाँ पे नहीं पूछा है ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, लेकिन ये नहीं होता है। तो यहाँ पे नहीं पूछा है तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी मानव पूंजी निर्माण से क्या होता है? उत्पादकता, राष्ट्रीय आय, नवाचार बढ़ते हैं, लेकिन इससे प्राकृतिक संसाधनों की मात्रा स्वतः बढ़ती नहीं है।
प्रश्न नंबर 23 है, भारत में उच्च शिक्षा के विकास हेतु निम्नलिखित में से कौन सी संस्था प्रमुख नियामक है? बताइए। एनसीईआरटी, यूजीसी, नीति आयोग और आरबीआई। हायर एजुकेशन के विकास हेतु निम्नलिखित में से कौन सी संस्था नियामक के रूप में कार्य करती है? प्रश्न नंबर 23 का उत्तर बताने की कोशिश करिए। तो भारत में उच्च शिक्षा के विकास हेतु यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यही नियामक करती है। ऑप्शन ए होगा। और जो मध्यम शिक्षा होता है उसके लिए कौन है बताइएगा। और जो एनसीईआरटी स्कूली शिक्षा से संबंधित है, ठीक, और यूजीसी उच्च शिक्षा से संबंधित है। प्रश्न नंबर 24 है, मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य का क्या महत्व है, यानी हेल्थ का क्या महत्व है? बताइएगा। मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य है उसका क्या महत्व है? ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पे। ऑप्शन ए है, स्वस्थ व्यक्ति अधिक उत्पादक होता है। ऑप्शन बी है, इसमें प्राकृतिक संसाधन बढ़ते हैं, इससे आयात बढ़ता है, इससे जनसंख्या घटती है। कौन सा सही होगा? तो स्वस्थ व्यक्ति अधिक उत्पादक होते हैं। ऑप्शन ए सही होगा। यानी मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य का महत्व यही है कि स्वस्थ व्यक्ति अधिक उत्पादन करते हैं, यानी अधिक टाइम तक जो भी कार्य करेंगे, पढ़ेंगे तो अधिक पढ़ेंगे, स्वस्थ व्यक्ति रहेगा, काम करेगा तो अधिक टाइम तक काम करेगा, यही स्वस्थ व्यक्ति का लाभ होता है। प्रश्न नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है पूछा है। ऑप्शन ए है, मानव पूंजी केवल विकसित देशों के लिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन बी है, शिक्षा पर किया गया व्यय केवल उपभोग व्यय है। ऑप्शन सी है, मानव पूंजी निर्माण दीर्घकालिक आर्थिक विकास का आधार है। ऑप्शन डी है, कौशल विकास मानव पूंजी से कोई संबंध नहीं है। सही पूछा है, बताइएगा। प्रश्न नंबर 25, तो देखिए, मानव पूंजी निर्माण दीर्घकालिक आर्थिक विकास का आधार बनता है, यही कथन सही है और तीनों गलत हैं। यानी यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो तुरंत नहीं आप मतलब कोई उत्पादकता बन जाएंगे, 2 साल, 4 साल, 8 साल, 10 साल लगेगा। तो मानव पूंजी निर्माण दीर्घकालीन आर्थिक विकास का आधार बनता है। ऑप्शन सी सही रहेगा। यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशिक्षण, कौशल विकास से मानव संसाधनों की गुणवत्ता बढ़ती है, इससे उत्पादकता, रोजगार, नवाचार और आर्थिक विकास में दीर्घकालीन गति मिलती है। यही कारण है कि मानव पूंजी को किसी भी राष्ट्र के विकास का सबसे महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। प्रश्न नंबर 26 बताइए, भारत में मानव पूंजी निर्माण यानी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के संदर्भ में जनसांख्यिकी लाभ का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है, वृद्ध जनसंख्या में वृद्धि। ऑप्शन बी है, कार्यशील आयु वर्ग 15 से 64 की अधिक जनसंख्या से प्राप्त आर्थिक लाभ। जन्म दर में कमी, मृत्यु दर में कमी। प्रश्न नंबर 26 का उत्तर कौन सा सही होगा? तो देखिए, भारत में मानव पूंजी निर्माण के संदर्भ में जनसांख्यिकी लाभांश का अर्थ यही होता है कि कार्यशील आयु वर्ग, यानी कार्यशील आयु वर्ग में कौन कौन लोग आते हैं? 15 साल से 64 वर्ग, मतलब 15 साल से 64 वर्ष की मतलब बीच के लोग की जनसंख्या से प्राप्त लाभांश को जनसांख्यिकी लाभांश कहा जाता है। ऑप्शन बी सही होगा। यानी जनसांख्यिकी लाभांश वह स्थिति है जब किसी देश में कार्यशील आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक होती है। यदि उन्हें उचित शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल, प्रशिक्षण मिले तो वह आर्थिक विकास के लिए स्रोत बन सकते हैं, वरना बोझ बनकर रह जाएंगे। प्रश्न नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव पूंजी निर्माण में सरकार की प्रत्यक्ष भूमिका को दर्शाता है? बताइए। ऑप्शन ए है, सरकारी विद्यालय अस्पताल का स्थापित करना, आयात शुल्क बढ़ाना, विदेशी मुद्रा बढ़ाना, निर्यात कर लगाना। बताइए, मानव पूंजी निर्माण में सरकार की प्रत्यक्ष भूमिका को कौन दर्शाता है? प्रश्न नंबर 27। तो देखिए, वो सरकारी विद्यालय और अस्पताल स्थापित करना, ये मानव पूंजी निर्माण में सरकार की प्रत्यक्ष भूमिका को दर्शाता है, क्योंकि सरकारी विद्यालय होगा, अच्छी व्यवस्था मिलेगी तो लोग शिक्षित होंगे, और अस्पताल होगा तो बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेगी जिससे व्यक्ति स्वस्थ होंगे। तो ये मानव पूंजी निर्माण में सरकार की प्रत्यक्ष भूमिका है। प्रश्न नंबर 28 है, मानव पूंजी निर्माण और मानव विकास में क्या अंतर है? बताइए। दोनों, ऑप्शन ए है, दोनों समान है। ऑप्शन बी है, मानव पूंजी केवल उत्पादन क्षमता पर केंद्रित है जबकि मानव विकास जीवन की समग्र गुणवत्ता पर। ऑप्शन सी है, मानव विकास केवल शिक्षा तक सीमित है। ऑप्शन डी है, मानव पूंजी केवल स्वास्थ्य से संबंधित है। प्रश्न नंबर 28 का उत्तर कौन सा सही होगा? तो देखिए, मानव पूंजी और मानव विकास का सबसे उपयुक्त अंतर यही है कि मानव पूंजी केवल उत्पादन क्षमता पर केंद्रित होती है जबकि मानव विकास जीवन की समग्र गुणवत्ता पर मतलब आधारित होती है। ऑप्शन बी सही होगा। यानी मानव पूंजी का उद्देश्य व्यक्ति की उत्पादकता बढ़ाना होता है जबकि मानव का विकास का उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य, आय, जीवन की गुणवत्ता में समग्र सुधार करना होता है। प्रश्न नंबर 29 देखिए, भारत में तकनीकी शिक्षा के विकास हेतु निम्नलिखित में से कौन सी संस्था प्रमुख है? ऑप्शन ए है AICTE, ऑप्शन बी है NCERT, ऑप्शन सी है RBI, ऑप्शन डी है सेबी।
ऑप्शन ए है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, ऑप्शन बी मतलब हिंदी में उसका है एनसीईआरटी का राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान प्रशिक्षण, ऑप्शन सी है आरबीआई का मतलब भारतीय रिजर्व बैंक और सेबी का मतलब है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। प्रश्न नंबर 29 का उत्तर कौन सा सही होगा? तो देखिए, भारत में तकनीकी शिक्षा के विकास हेतु जो संस्था है वह है AICTE यानी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन यानी अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। ऑप्शन ए सही होगा। मतलब AICTE भारत में इंजीनियरिंग, प्रबंधन, फार्मेसी, अन्य तकनीकी शिक्षा संस्थानों का नियमन एवं गुणवत्ता मानकों के लिए उत्तरदायी संस्था है, जबकि उच्च UGC विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए, NCERT स्कूली शिक्षा के लिए कार्य करता है। और आज का रहा ये अंतिम प्रश्न नंबर 23। बताइए, मानव पूंजी निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन यहाँ पे केवल भौतिक पूंजी ही आर्थिक विकास है, ऑप्शन बी है प्राकृतिक संसाधनों के विकास के लिए पर्याप्त है, ऑप्शन सी है शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल में निवेश तथा आर्थिक विकास संभव है, ऑप्शन डी है मानव पूंजी का राष्ट्रीय से कोई संबंध नहीं है। तो देखिए, शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल में निवेश से शाश्वत आर्थिक विकास संभव है। तो यही है मानव पूंजी निर्माण के संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त कथन। ऑप्शन सी सही होगा। यानी किसी देश में सबसे बड़ी संपत्ति उसके शिक्षित, स्वस्थ, कुशल मानव संसाधन होते हैं। यानी किसी देश की सबसे बड़ी संपत्ति क्या होते हैं? शिक्षित व्यक्ति, स्वस्थ, कुशल मानव संसाधन होते हैं। मानव पूंजी में निवेश से उत्पादकता, नवाचार, रोजगार, राष्ट्रीय आय और दीर्घकालीन आर्थिक विकास को गति मिलती है। और दोस्तों, इस प्रकार हम लोग चैप्टर 5 कंप्लीट किए और अगले अध्याय रूरल डेवलपमेंट को देखेंगे। और मैं देखिए, आज से एक नया काम शुरू हो रहा है कि आप लोग जो टॉपिक हमें पढ़ाना है, मैं एक दिन पहले बता देती हूँ। यदि आप लोग उसको तैयार करके आएंगे तो आप लोगों का एनसीईआरटी के साथ साथ आप लोगों का बेस मतलब तैयार भी हो जाएगा, टीजीटी, पीजीटी या कोई भी एग्जाम होगा। ओके, तो कल पढ़ करके आइएगा रूरल डेवलपमेंट यानी ग्रामीण विकास। और दोस्तों बताइएगा कि सेशन कैसा रहा और जो भी कमी होगा एक बार जरूर बताइएगा ताकि मैं उसे सुधार कर सकूँ। कल परसों की वीडियो में मैं कही थी तो 2-3 लोग सुधार के लिए मतलब हमें कमेंट किए थे, उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। यदि कोई भी कमी लगे कि मैं मान लीजिए यहाँ कमी है, वह मतलब कुछ भी कमी लगे पढ़ाने में, तो आप लोग जरूर सुझाव दीजिएगा। और ये भी बताइए कि 30 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ। और दोस्तों एक बार और याद दिला दूँ कि वीडियो पर यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। यदि वीडियो पसंद मतलब अभी लाइक नहीं किए तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में खूब शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा ज़रूर, क्योंकि हमें कमेंट से मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू। और एक और बात, आप लोगों का डिमांड है कि मैं यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए मतलब सीरीज चलाऊँ। तो देखिए, इसमें क्लास 11th का जो 2 बुक हैं, स्टैटिक्स तो स्टैटिक्स पढ़ाया जा रहा है तो उसको बाद में कवर करेंगे। जो इंडियन डेवलपमेंट है इस बुक को कंप्लीट कर लेंगे। इसमें 10 चैप्टर है, 5 चैप्टर कंप्लीट हो गया, 5 दिन और लगेगा इसको कंप्लीट करके फिर यूपी टीजीटी पीजीटी का टॉपिक वाइज सीरीज हम लोग स्टार्ट कर देंगे। और जो 12th की बुक है उसको कुछ समय बाद हम लोग कवर कर लेंगे। ओके, बताइएगा सही रहेगा या नहीं। चलिए चलते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। पूरा वीडियो देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। और आप लोग मेहनत करिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और आपका नारा हमारा नारा, 2026 में सिलेक्शन पक्का।